दोस्तों इस वक्त इंडिया का जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, आई थिंक इट हैज़ अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंज इन द लास्ट 10 years। हम इसे 10 years ऑफ अ चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी या मल्टीलैटरल मैंडेट के नाम से जानते हैं। सो लास्ट ऑलमोस्ट 50-60 years से फॉरेन पॉलिसी वॉज वन ऑफ दोज एरियाज ऑफ पब्लिक पॉलिसी जिस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, बिकॉज इट वॉज समथिंग वेरी टेक्निकल, समथिंग दैट डिड नॉट डायरेक्टली अफेक्ट अ कॉमन मैन्स लाइफ। बट लास्ट 10 सालों में इसमें बहुत चेंज आया है। अब लोग एक्चुअली दे वैल्यू our foreign policy because of the way India is perceived abroad. So I think ये दशक का जो चेंज है और लास्ट इनफैक्ट 2 decades का, आई थिंक फ्रॉम 2011 to 2020 we have been able to change the dynamics of India's importance on the world stage. This is not a political viewpoint. This is more of an analytical viewpoint on why India's voice matters on the global stage. So इसी के अराउंड दोस्तों जो मेरा एरिया ऑफ वर्क रहा है डिप्लोमेसी में, आई थिंक it was very important to share with you via this platform. There are two pillars of our foreign policy आज के तारीख में। इनको हम multilateralism and multipolarity कहते हैं। I think these two define the way India's foreign policy is headed, and we are creating a kind of a shift in the power game of the world. We are creating a shift in our geopolitical dynamics, जिसे हम कहते हैं. So I think that is something I don't think previously we were able to accomplish. So this began in what we call as the Sushma Swaraj era of foreign policy. One of the excellent things late Honorable External Affairs Minister Sushma Swaraj Madam accomplished was being able to bring external affairs to the people. उनके दौर में लोग डायरेक्टली आपको उन्हें ईमेल करके या सोशल मीडिया पे संपर्क करके अगर किसी को कोई पासपोर्ट इश्यू होता था या वीजा इश्यू होता था. सो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ फॉरेन पॉलिसी देयर आर टू आर्म्स. वन इज द डिप्लोमेटिक आर्म, द पॉलिसी आर्म, द अदर इज द कंस्यूलर आर्म. कंस्यूलर सर्विसेज अर्थात पासपोर्ट, वीजा, इन सभी सुविधाओं से रिलेटेड. So people could directly contact her and she would make sure that their problems were resolved in no time. बहुत सारे ऐसे केस सामने आए थे. एक बच्चा कनाडा पढ़ने गया और वहाँ पे बिकॉज ऑफ गन वायलेंस उनकी हत्या हो गई, और ऐसे ही रैंडमली समवन इन द रोड जस्ट शॉट एंड रैन अवे. ऐसे में जो उसके माँ बाप थे इंडिया में, दे डिड नॉट इवन हैव अ पासपोर्ट इन सम स्मॉल विलेज इन पंजाब. But when issues like these happened, she made sure that consular access was available to people. So इनका दौर जो था, it was about making external affairs accessible to public, and it opened a new gateway that way. But in the Jaishankar era of diplomacy, we have been able to carve out a academic voice for diplomacy. आज वो खुद भी कई मंचों पर हमेशा अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर के लेक्चर्स देते हैं. बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी ऐसा करते हैं. इसी डायरेक्शन में मेरी भी ये छोटी सी पहल है कि आपको हमारी फॉरेन पॉलिसी आज किस डायरेक्शन में हेडेड है उसके बारे में बताऊं. वन इज ऑफ कोर्स मल्टीलैटरलिज्म. जो मैंने कहा, मल्टीलैटरलिज्म का अर्थ है जब हम दो देशों के बीच वार्तालाप होती है उसे बायलैटरल कहते थे. पर आज आप किसी एक समूह के साथ जुड़ करके दुनिया में अपनी राह नहीं निकाल सकते. ये वो दौर था जब देयर वर टू पावर ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड. वन वाज यूएसए एंड वन वाज यूएसएसआर, अर्स्टवाइल रशिया. एंड ये दोनों ही अपने आप में दे वर power centers or blocks of superpowers in the world. So a lot of countries started joining hands with either of these two blocks, the Western bloc and this side, the Eastern bloc. But that power dynamic did not survive because it was fueled by a self-centered approach कि हमें world leader बनना है, हमें super power बनना है. And this definition of super power by itself, I think, was corrupt because सुपर पावर आफ्टर ऑल क्या है विश्व में. यानी अगर हम फॉर्मर मॉडल के हिसाब से देखें, जब यूएसएसआर वर बिकमिंग पावर सेंटर्स, तो आप सोच के देखिए कि सुपर पावर वाज अ कंट्री दैट वाज ट्राइंग टू डोमिनेट अदर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के दम पे, और साथ में स्पेस वॉर्स.
यानी पहले किसने सैटेलाइट भेजा, पहले किसने इंसान भेजा, पहले किसने तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, चांद पे इंसान को उतारा. द स्पेस वॉर्स वर द पीक ऑफ व्हाट वी कॉल एज two countries race towards being called a superpower. जो अपोलो मिशन हुआ जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पे उतरे, वो इसी परिणाम का नतीजा था. उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो there was always a statement in world politics कि the Soviets must not do this before us. So यही वो कुछ मापदंड थे जिसपे अपने आप को ये कंट्रीज, सो कॉल्ड कंट्री, सुपर पावर कहना चाह रहे थे. पर अब वो दौर नहीं रहा. आज की तारीख में सुपर पावर एक ऐसा देश है जो बाकी देशों की मदद करता है, उन्हें साथ लेके चलता है. रादर देन क्रिएटिंग अ पावर सेंटर, वो पावर को डिस्ट्रीब्यूटेड रखता है बिटवीन ऑल इट्स अलाइज. सो इसी मॉडल को हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं. हैविंग इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस विद सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो मेंटेनिंग डिफरेंट रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ऑफ कोर्स हमने रशिया की निंदा करी, पर हमने इसलिए इस वॉर के सिचुएशन में रशिया से अपने पुराने संबंध नहीं तोड़े. हमारी ट्रेड रिलेशंस, हमारे ऑयल रिलेशंस, ये सब आज भी रशिया के साथ बहुत अच्छे बने हुए हैं. एट द सेम टाइम वी आर allies to the US as well. Just because we are friends with the US does not mean we sever our ties with Russia. So इसे multilateral approach कहते हैं. Similarly, a concept है called multipolarity. In fact, ये आज हम शब्द जो मल्टीपोलैरिटी बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउनटाउन के समय ही आया है. अभी जैसे एक इकोनॉमिक डाउनटाउन चल रहा है दुनिया भर में, वैसे ही 2008 में देयर वाज अ इकोनॉमिक स्लोडाउन या मेल्ट डाउन जिसे हम कहते हैं, दैट हैपेंड. सो इस इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पे हम समझते हैं कि दुनिया पोलराइज्ड होते चली गई. बहुत ज़्यादा देश आपस में अपने विचारों से मतभेद करने लग गए. सो बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पोलराइज्ड सिचुएशन, एक ऐसा समय आने लगा जब देशों को लगने लगा कि हम वी आर एलियनेटेड फ्रॉम वन अनदर, एंड therefore this concept of multipolarity comes into play कि we can have a different approach towards every single country, have a different strategy to deal with that country. So इसी polarity के concept को further आगे बढ़ाते हुए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक टर्म दिया है, मल्टी वेक्टर अप्रोच. आई थिंक द वर्ल्ड टुडे इज वेरी पोलराइज्ड एंड वेरी there are several power centers that have come up, and every country wants to feel important, and every country is making sure that using their own interplay of strategy and military strength and other unwanted forces, they are trying to make their importance felt. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेके चलें जिससे वी आर एबल टू बैलेंस दिस एक्सेस ऑफ एम्बिग्विटी. इसी कॉन्सेप्ट को हमने ये कहा दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ फाइन बैलेंस. यूएसए, रशिया, चाइना एंड ऑफ कोर्स मैनेजिंग आवर अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. सो इसको हमने काफ़ी हद तक वी आर एबल टू सॉल्व दिस through COVID, and after COVID we have been able to create a situation wherein our personal interests are kept at the top. We become a credible partner for trade, for economic relations, for growth and development in this part of the world. We are able to manage our multilateral engagements. Multilateralism का मतलब सिर्फ चंद देशों के साथ ही संबंध नहीं होता, पर important forums, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, G20 हो गया, जिसमें भारत के G20 प्रेसिडेंसी की बहुत सराहना भी की गई थी. वी स्टूड अप फॉर अदर कंट्रीज दैट हैव not had the chance to develop as well as their partners or other countries in the northern hemisphere. तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने मिलेगा, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है. चाहे वो यूएस से हुआ, कनाडा हुआ, a bunch of countries in Europe, वेस्टर्न यूरोप, ज़्यादातर डेवलपमेंट यही हुआ है. यहाँ पे भी अगर आप देखें जापान एंड ऑल, दे ऑल कम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो सदर्न हेमिस्फीयर है, विच लार्जली कंप्राइजेस ऑफ कंट्रीज लाइक साउथ अमेरिका, द अफ्रीकन यूनियन, a whole bunch of countries in Southeast Asia. So with the exception of maybe Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, a whole lot of countries are underdeveloped or developing. So ऐसे में एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इन्हें साथ लेके चलें. तो हमारे G20 के दौरान भी हमने यही किया, अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया. So we have been able to successfully create a model wherein we are valued, wherein we are looked upon as an emerging world leader, wherein we are a superpower. At the same time,
without compromising on our values. India is a country that has always stood for peace, for prosperity, happiness. We believe in a concept called Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the whole world is my family. So I think we have been able to bring that value system, those ethos, very well into our foreign policy. And I think this is where foreign policy should be aimed at. डिप्लोमेसी की जब भी बात होती है, हेनरी किसिंगर का नाम सामने आता है. द किसिंगर मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी वाज अबाउट creating a strong hold in the world without caring for the opinions of other countries, without caring about the welfare of the world. That model of diplomacy has changed, and it has changed because of human endeavor. Today, the world is growing together as a family. We are all citizens of the globe, as we call it. And I think that this Kissinger model of diplomacy has to be replaced. And we have been able to do that very effectively with what we call as the Modi Jaishankar doctrine of diplomacy. तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले दशकों में इस तरह का फॉरेन पॉलिसी ना केवल इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, पूरे विश्व को इम्पैक्ट करेगा. और कहीं काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो हमारे साथ एक फ्रेज जुड़ा था G20 के टाइम, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वी हैव बीन एबल टू डू दैट. पूरा ग्लोबल साउथ, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर दुनिया भर का, जिसमें कई सारे देश आते हैं, पूरे महाद्वीप आते हैं, वेदर इट इज साउथ अमेरिका, वेदर इट इज अफ्रीका, वेदर इट इज अ होल बंच ऑफ कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वी हैव बीन एबल टू टेक देम टुगेदर and build a common voice for humanity, for the world. And I think that is the model of foreign policy that I wanted to share with you all. Jai Hind, Jai Bharat.